Hello students, this is Karishma Pagani. We are on the chapter 4 of our English book Behave. The name of the chapter is A Truly Beautiful Mind, which is a biography of famous scientist Einstein. We have already read 9 points of this chapter and now we are continuing this chapter from the next point. While Einstein was solving the most difficult problems in physics, जब आइंस्टाइन बिजी थे सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स जो फिजिक्स में आती थी उनको सॉल्व करने में, his प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग मतलब स्टार्टिंग टू फेल, मतलब उनकी प्राइवेट लाइफ फेल होना स्टार्ट हो गई थी. मीन्स वॉट, हमने देखा था अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि मैरी करने वाले थे उनकी फ्रेंड से मिलेवा से. अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. अल्बर्ट क्या चाहते थे कि वो अपनी स्टडीज़ फिनिश करने के बाद में मिलेवा से शादी कर लें, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी जो मदर थी, आइंस्टाइन की मदर थी, वो उसके अगेंस्ट थी. क्यों? शी थॉट मिलेवा वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, और उनके ओपिनियन में मिलेवा जो कि उनके सन से 3 साल बड़ी थी वॉज टू ओल्ड फॉर हिम, वो उनके लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड थी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाय मिलेवास इंटेलिजेंस. मिलेवास के इंटेलिजेंस भी उनको कंसर्न था अपने बेटे के लिए. शी इज़ अ बुक लाइक यू, हिज मदर सेड. उनकी मदर कहती थी उनको कि वो तुम्हारी तरह ही एक बुक है. आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, और इसी वजह से आइंस्टाइन ने क्या किया, अपनी वेडिंग ख़त्म करने के लिए प्लान किया. द पेयर फैमिली फाइनली मैरिड इन उनकी वेडिंग करने के लिए उन्होंने चेज़ किया और फाइनली उन्होंने 1903 में मैरिड शादी कर ली एंड हैड 2 sons, और उनके 2 बेटे थे. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज faltered, लेकिन कुछ सालों बाद उनकी जो मैरिज थी वो वीक हो गई. मिलेवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. तो मिलेवा जो थी उनके एम्बिशंस बहुत ज़्यादा थे, वो भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती थी. तो एक इंटेलेक्चुअल एम्बिशन थी और वो एक तरीके से अनहैप्पी हाउसवाइफ बनने लगी थी. दैट इज़ वाई उनकी जो रिलेशनशिप थी वो लूज़ होती जा रही थी. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग के बहुत सालों बाद द कपल फाइनली डिवोर्स इन 1919. सो 1903 में उनकी शादी हुई और बहुत सालों बाद 1919 में उनका डिवोर्स हो गया. आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन एल्सा इन द सेम ईयर. और उनकी कज़िन एल्सा से उन्होंने सेम ईयर में ही क्या शादी कर ली, 1919 में. आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided विद द राइज टू वर्ल्ड फेम. और उनका जो ये नया पर्सनल चैप्टर था, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि उनको वर्ल्ड फेम की राइज मिले, वर्ल्ड फेम में उनका नाम आना वहीं से स्टार्ट हुआ था. इन 1915 he had published his general theory of relativity which proved a new interpretation of gravity. 1915 में उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी पब्लिश करी थी रिलेटिविटी के ऊपर, जो कि एक नया इंटरप्रिटेशन था ग्रेविटी के ऊपर. An eclipse of the sun in 1919 brought proof that it was accurate. और उनकी जो थ्योरी थी रिलेटिविटी, स्पीड ऑफ रिलेटिविटी, उसके अकॉर्डिंग सूरज पे आने वाला एक्लिप्स यानी कि ग्रहण लगने वाला जो 1919 में आया था, उसने उनकी कैलकुलेशंस को प्रूफ किया था कि जो कैलकुलेशंस उन्होंने की थी वो क्या थी, एक्यूरेट थी. आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस. उन्होंने एडवांस में ही करेक्टली एक्यूरेटली कैलकुलेट करके रखा था. द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड. उन्होंने उस एक्सटेंट को कैलकुलेट किया हुआ था कि फिक्स स्टार्स की जो लाइट है वो किस एक्सटेंट तक डिफ्लेक्ट होगी सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर. द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. और उनका जो वर्क था उसको न्यूज़पेपर्स में एक नया नाम दिया गया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन. स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशन क्या होता है? जब किसी चीज़ का ट्रेंड चलने लगता है तो हम उसको रिवॉल्यूशन नाम देते हैं. किसी तरीके का स्ट्रगल, किसी तरीके का नया काम अगर वो ट्रेंडिंग होता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन बोलने लगते हैं. आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. 1921 में उनको फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ मिला. He was showered with honors and invitations from all over the world.
एंड लॉर्डेड बाय द प्रेस, और उनके हमेशा आसपास प्रेस घूमती रहती थी, उनको ऑनर्स के लिए इन्विटेशंस आने लगे ऑल ओवर द वर्ल्ड. When the Nazis came to power in Germany in 1933 में जब जर्मनी में पावर किसके हाथ में, नाजीज के हाथ में आ गई. आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स. कहाँ पर शिफ्ट हो गए वो, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएस में जाकर शिफ्ट हो गए. 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in uproar. यानी कि 5 साल बाद न्यूक्लियर फ्यूजन की बर्लिन में जो डिस्कवरी हुई थी वो अमेरिकन फिजिसिस्ट को उस डिस्कवरी ने बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया था, क्योंकि वो अमेरिका में थे और ये जो डिस्कवरी हुई थी ये जर्मनी में हुई थी. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use एन एटॉमिक बॉम्ब. मतलब कि क्या हुआ कि यूएस में बहुत सारे जो अमेरिकन फिजिसिस्ट थे वो क्या कर गए, डर से वहाँ से फ्लड हो गए मतलब कि वो वहाँ से माइग्रेट कर गए, जैसे कि आइंस्टाइन ने माइग्रेट किया था. और उनको डर किस चीज़ का था कि अब नाजीज़ के पास एटॉमिक बॉम्ब है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो बर्लिन में डिस्कवर हो चुका है, तो वो उस चीज़ से डरे हुए थे कि वो उसको यूज़ करेंगे. एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, एक कलीग के अर्ज करने पे आइंस्टाइन रॉट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट. आइंस्टाइन ने अमेरिकन प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा. फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, अमेरिकन प्रेसिडेंट का नाम क्या था उस टाइम पे, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. On 2 August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. उन्होंने उस लेटर में एक वार्निंग दी कि ये जो बॉम्ब हमने बनाया है, इस तरीके का एक छोटा सा बॉम्ब अगर पोर्ट में एक्सप्लोड हो गया तो पूरे पोर्ट को, पूरे किले को डिस्ट्रॉय कर सकता है और उसके आसपास की टेरिटरी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है. उनके जो वर्ड्स थे वो इफेक्ट में आने से फेल नहीं थे. द अमेरिकन्स डेवलप द अटोमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन. और इसके बदले में अमेरिकन्स ने क्या किया, सीक्रेटली एक अटोमिक बॉम्ब डेवलप कर लिया खुद ही के प्रोजेक्ट में, एंड ड्रॉप्ड इट ऑन जापानी सिटीज़ ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी. और अमेरिका ने क्या किया, जापानी सिटीज़ हिरोशिमा और नागासाकी पे वो अटोमिक बॉम्ब ड्रॉप कर दिया इन अगस्त 1945. आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन. जितना डिस्ट्रक्शन हुआ था उससे आइंस्टाइन बहुत ज़्यादा अंदर से कंसर्न हो गए थे, डीपली कंसर्न हो गए थे. दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू यूनाइटेड नेशंस. और इस टाइम पे उन्होंने एक पब्लिक मिसिव लिखा यूनाइटेड नेशंस को. स्टूडेंट्स, मिसिव एक तरीके का लेटर ही होता है, लेकिन वो ऑफिशियल और लॉन्ग लेटर होता है. जनरली लेटर्स ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं, ऑफिशियल लेटर्स. सो मिसिव इज़ अ लॉन्ग टाइप ऑफ लेटर which is official. In it he proposed the formation of a world government, जिसमें उन्होंने बोला कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बननी चाहिए. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact. और जैसा कि रूजवेल्ट को जो उन्होंने लेटर भेजा था उसका इम्पैक्ट पड़ा था, लेकिन उसके जैसे बिल्कुल नहीं था, इस मिसिव का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड मतलब अगले 10 सालों तक आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. और आइंस्टाइन पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी. उन्होंने क्या किया कि अपना यूज़ मतलब कि अपनी एक कैंपेन बनाई, अपनी एक कम्युनिटी बनाई जो कि पीस और डेमोक्रेसी को पॉपुलरिटी गेन कराने के काम आए. ठीक है. सो अगले 10 सालों तक वो पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व थे. When Einstein died in 1955 at the age of 76 की एज में वो 1955 में उनकी डेथ हो चुकी थी. He was celebrated as a visionary and world citizen. उस डे को एक नेम से सेलिब्रेट किया गया था एज अ विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन. विजनरी कौन होता है, एक ऐसा इंसान जो कि फ्यूचर के बारे में सोचता हो और ओरिजिनल वे में सोचता हो. ठीक है, सपनों की दुनिया में नहीं. सो उनका एक विजन होता था. एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज साइंटिफिक जीनियस, और इसी तरीके से उनको नाम दिया गया साइंटिफिक जीनियस. So this was all about the chapter. This chapter is like a biography of Albert Einstein, which is a famous scientist, and in this chapter we have read the concepts of his
intellectual life as well as his personal life. So we have completed chapter 4, students. The poem of this chapter is reduced from your syllabus. So in the next video we will be studying next chapter. Tab tak keep studying.